Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit their father's friend घनश्याम भाई. So अगले दिन क्या होता है, दोनों बच्चे अहमदाबाद जाने वाले होते हैं ट्रेन से. ठीक है, कहाँ पर? उनके पापा के एक दोस्त है घनश्याम भाई, वहां पर. Before leaving, Wali request her mommy to prepare मीठी पूरी, sweet Indian bread made from wheat flour for their journey. So जाने से एक दिन पहले वली अपनी मामी से कहती है कि मामी मीठी पूरी बना दीजिए जो गेहूं के आटे से बनती है, ताकि वो जर्नी पे ले जा सके. So वली कहती है, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लावर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ गेहूं के आटे को गूंथने में? तो मामी कहती हैं, टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो मामी कहती हैं कि आटे से कोई भी डिश बनाने से पहले हम आटे में से ब्रैन को अलग करते हैं. ब्रैन क्या होता है? गेहूं जब हम पीसते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसमें गेहूं के छिलके पतले पतले रह जाते हैं, तो उसे हमें अलग करना होता है. तो वली कहती है, हाउ डू वी डू इट, कैसे हम करेंगे? सो मामी कहती है, वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस, हम छलनी का यूज करते हैं. छन्नी का आपने देखा होगा, आपके घर में इस तरीके की छन्नी होगी. इस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5. The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve. So sieving से क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो बारीक एकदम पार्टिकल है, बिल्कुल महीन आटा जो है वो छलनी के छेद से सारा गिर के नीचे थाली में आ रहा है, और जो ब्रैन है यानी गेहूं के छिलके हैं या कोई कंकड़ पत्थर है आटे में, वो ऊपर रह जाता है, क्योंकि उसके जो छेद होते हैं छलनी में वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. Okay, so carefully observe a sieve. Are all the holes of the sieves are same size? क्या जो छलनी है उसके सभी छेद बराबर होते हैं? देखिए इस तरीके से छलनी वर्क करती है. लास्ट में ऊपर इसमें कचरा जो भी है वो बच जाता है ना. अब आगे देखते हैं. Will sieving work if the holes of sieve are larger than substance? Is there any difference in the size between the particles that pass through the sieve and particles that remain on the sieve? So देखिए ये छलनी में सभी छेद बराबर हैं तो आटा नीचे गिरेगा. मान लो कि छलनी के छेद बड़े होते तो क्या सभी चीजों को रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे, फिर तो कंकड़ पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं ना. सो छलनी का जो साइज है छेद का वो मैटर करता है कि किस पार्टिकल को आप उसमें से छानना चाहते हैं. अगर बारीक चीज को छानना चाहते हैं तो एकदम महीन महीन छेद होंगे, लेकिन अगर आप कंकड़ पत्थर को ही अलग करना चाहते हैं तो फिर कैसी सीव होनी चाहिए? बड़े छेद वाली, है ना. सो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. सो सीविंग प्रोसेस हम तभी यूज करते हैं जब छानने के लिए दोनों सॉलिड मिक्स हो. सॉलिड लिक्विड गैस ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. सो सॉलिड पार्टिकल्स अगर मिक्स होंगे, जैसे हमने अभी देखा गेहूं का जो आटा है वो भी सॉलिड है, और जो कंकड़ पत्थर है या जो ब्रैन है छिलके हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में ही है ना. सो इनको हम अलग कर सकते हैं. सो यहाँ दिया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड? आपने देखा होगा कहीं जब घर बन रहा होता है तो जो लेबर होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं वर्कर्स, वो इस तरीके से सैंड को छानते हैं. जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो इस साइड रह जाता है, और जो छनी हुई एकदम प्योर सैंड बच जाती है वो छलनी के उस साइड गिर जाती है ना. तो ये प्रोसेस हम बहुत जगह पर यूज करते हैं. सो अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलोंग द घनश्याम भाई वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च. उसके बाद जब वो अहमदाबाद पहुंचते हैं तो घनश्याम भाई के साथ वो लोग साबरमती आश्रम घूमने जाते हैं, जहां पर उन्हें नमक सत्याग्रह जो कि दांडी मार्च से रिलेटेड है उसके बारे में पता चलता है. इसी बेसिस पे आगे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है करने को. व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर, एंड ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड. साबरमती आश्रम जो है वो क्यों फेमस था? सो इट इज फेमस एज महात्मा गांधी रेसिडेंस एंड हब फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी का यहाँ पर आश्रम था और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने यहाँ से बहुत सारे एक्शंस लिए थे. सो इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1930 दांडी मार्च. 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था. तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, इसलिए भी ये फेमस है. और ये क्या था दांडी मार्च ये भी हमें बताना है. तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई वेपन्स नहीं यूज हुए थे. पीसफुली प्रोटेस्ट किया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त हमारे देश में थी उन्होंने हमारे ऊपर सॉल्ट टैक्स लगाया था. मतलब नमक आप खा रहे हैं तो टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को. तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था ताकि हमें सॉल्ट टैक्स ना पे करना पड़े. ओके, इस
जिसके बारे में आप हिस्ट्री में आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपको पोस्टर भी बनाना है, तो एक मैं आइडिया देती हूँ, इस तरीके का कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सो मली आस्क वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। सो जो नमक होता है उसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। सो मली पूछता है कि नमक बनता कैसे है। सो घनश्याम भाई रिप्लाई करते हैं फ्रॉम सी वाटर, यानी जो सी का समुद्र का पानी है उससे ही नमक बनता है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो कैसे ये बनता है? सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। सो जो समुद्र का खारा पानी होता है वो एक मिक्सचर होता है, किस चीज का? उसमें सॉल्ट भी होता है और बहुत सी अलग अलग चीजें डिसॉल्व हो रखी होती हैं, घुली होती हैं। सो टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. In a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid mixture. So देखिए क्या होता है, समुद्र के पानी को इस तरीके से छोटी छोटी जगह पर घेर कर और फिर पिट बनाकर इकट्ठा किया जाता है, और सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ जाता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और जब पानी खत्म हो जाता है तो सूखने के बाद क्या बचता है? नमक बचता है। और इस तरीके से कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर इसको और ज्यादा साफ किया जाता है फैक्ट्रीज में और फिर नमक बनाया जाता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सॉल्ट को अलग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है। उससे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोर टू डू, फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। आपको इंडिया में पाए जाने वाली ऐसी वाटर बॉडीज के बारे में एक तो एग्जाम्पल देने हैं, जैसे एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सांबर लेक जो है राजस्थान में, वो सॉल्टी वाटर कंटेन करता है, उससे हम सॉल्ट बनाते हैं। देन चिल्का लेक उड़ीसा में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, ये दो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप चाहें तो और भी इंटरनेट से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं एक्टिविटी जिसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, वो दिया हुआ है। सो लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक अ बोल एंड एनी कंटेनर एंड फिल इट विद वाटर। आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी रखना है, एड 2 to 3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टिर टिल द सॉल्ट dissolve to form a solution। उसमें आपको 2-3 चम्मच नमक डाल के और स्टिर यानी मिलाना है ताकि वो एक सॉल्यूशन बन जाए। सॉल्ट जो है वो नमक पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद जो आपने नमक का पानी रेडी किया है उसको एक डार्क पेपर लेंगे ब्लैक कलर का, उस पर स्प्रेड कर देंगे 1-2 बूंद, जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ तो सर्कल शेप में पानी को स्प्रेड किया, किसी और शेप में भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए सी वाले में फिश के फॉर्म में वो पानी को स्प्रेड कर दिया ब्लैक पेपर पे। अब क्या करना है, अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। उसके बाद उसको सूखने दो, जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो सूखने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का व्हाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये नमक ही है। जब पानी सूख गया तो उसके अंदर जो हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया था वो बच गया है ना। सो आफ्टर ड्राइंग ये इमेज आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ये जो दिया हुआ है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू वेयर ड्यूरिंग हॉट समर्स? हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड? सो आप गर्मी में देखते होंगे कि अगर आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, तो वो क्या है? सो यस, हमने देखे हैं ऐसे व्हाइट पैचेस। व्हाइट पैचेस ऑन डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग हॉट समर आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्वेट इवेपोरेशन। हमारा जो पसीना होता है वो जब इवेपोरेट होता है, सूखता है, हमारे पसीने में सॉल्ट कंटेंट होता है जिसकी वजह से सूखने के बाद वो व्हाइट व्हाइट पैचेस हमें दिखते हैं। So sweat contains dissolved salt, and when it evaporates due to heat, the water vapor leaves behind salt residue, appearing as white patches on the cloth. Sweat यानी पसीने में salt के content होते हैं जो कि evaporate होते हैं heat की वजह से, और उसके बाद क्या होता है, salt residue, जो salt के कण हैं वो बच जाते हैं और कपड़े जो है हमें white white patches उस पे दिखने लगता है। Now, do you observe some patches on the paper? What do you think is the left on paper? You can feel the presence of salt by touching the paper. जो अभी हमने इमेज देखी थी कि कैसे पानी सूखने के बाद क्या बचा, नमक, वो आप टच करके फील कर सकते हैं। Recall the chapter A Journey Through States of Water. Let us draw further to get the answer. तो हमने ये 8th चैप्टर जो A Journey Through States of Water में इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था कि कैसे जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसके बाद सॉल्ट जो है वो बच जाता है लास्ट में, है ना। तो इसको और डिटेल में जानने के लिए यहाँ एक्टिविटी दी गई है, उससे पहले हम ये रीड कर लेते हैं। डू यू नो, एक फैक्ट दिया हुआ है।
सो इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, इंडिया का जो मेडिसिनल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा जिसे हम बोलते हैं, इसमें द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडीज। इसमें प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे पत्ते हो गए, फूल हो गए, इनसे ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। इनमें जो फूल पत्ते हैं ना, इनको छाई में सुखाया जाता है। सुखाने से क्या होता है? दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लीविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसिन। सूखने से क्या होता है? जो भी एक्सेस वाटर है फूल में या पत्ते में, वो सब ड्राई हो जाता है और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए वो बच जाती हैं, फिर उनको क्रश करके दवाइयां बनाई जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हम इवेपोरेशन का यूज कर रहे हैं। अब चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। टीचर आपको स्कूल में करके दिखाएंगे। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी इन अ चाइना डिश। इफ अ चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल, another suitable vessels may be used। जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उसमें आपको पानी लेना है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। उसमें जब आप पानी को बॉईल करेंगे, let the water boil away as shown in figure 9.8। ऐसे आप स्पिरिट लैंप पे रख के जब पानी को बॉईल करेंगे, allow the china dish to cool। उसके बाद जब ठंडा होने देंगे उस बर्तन को, what do you observe? What is left in the china dish? So उस बर्तन में क्या बचेगा जब पानी बॉईल होके इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो? Did you get the salt back? You can feel the presence of salt in the china dish by touching the salt with your finger। तो देखिए यहाँ पर इमेज में इस तरीके से जब पानी बॉईल होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में सॉल्ट बचेगा। आप इसको अपनी फिंगर से टच करके भी देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। अभी तो पानी को इवेपोरेट करके मैंने सॉल्ट बना लिया, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे मुझे सॉल्ट और वाटर दोनों फिर से मिल सके? तो यहाँ पर इस इमेज को आप देखिए, लिखा है ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। इस इमेज को देख के आपको आंसर को पता करना है। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो स्टीम भाप निकलती है उसके ऊपर अगर कोई लीड रखी जाए, उसको फिर से सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा दादी, दैट इज पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। जो इंडिया के सदर्न पार्ट में पुडुचेरी करके एक जगह है, वहां पर वली और मली के दादा दादी रहते हैं, वहां वो लोग जाने वाले हैं। सो बोथ आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन। वो अपने बचपन के दोस्त जिसका नाम है बालन, उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज ऑलरेडी इवनिंग, दादीज टी टाइम। बात करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला और दादी की चाय का समय हो गया था। सो दादाजी ने कहा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय बना दूंगा। तो बच्चे कहते हैं, वी विल ऑल्सो हेल्प यू, हम भी आपकी मदद करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। दादाजी चाय बनाते बनाते शेयर करते हैं कि आप चाय कैसे बना सकते हैं। तो बालन कहता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हैं? सो दादाजी कहते हैं, ऑब्वियसली विद अ स्टेनर, यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्टेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। दादाजी कहते हैं, ऑब्वियसली हम चाय की छन्नी का यूज करके चाय को छानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर चाय की छन्नी आपके पास नहीं है फिर भी आप मोस्ट ऑफ द, ज्यादा से ज्यादा चाय की पत्ती को छान सकते हैं। तो वली कहती है, हाउ, कैसे? तो दादाजी कहते हैं, लीव द सॉसपेन दैट इज वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। कुछ देर के लिए उस बर्तन को जिसमें चाय है बिना हिलाए डुलाए एक जगह पर रहने दीजिए। उसके बाद जो चाय की पत्ती है ना, वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद आप पोर कर लीजिए चाय को कप में, है ना। सो वली कहती है, ओ यस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम। सो यही जो मैंने आपको अभी बताया, वली भी कहती है कि हाँ, अगर हम बर्तन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो चाय की पत्ती बर्तन के बॉटम में सेटल हो जाएगी। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऐसी चीजें जो सॉल्युबल नहीं है, मतलब घुल नहीं रही है पानी में, जैसे चाय की पत्ती चाय में घुल नहीं रही है, सो जब सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, बर्तन के तले में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब जब उस चाय को हमने कप में छाना, पत्ती से अलग किया, सो
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. ओके, सो व्हेन द वाटर दैट इज लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. जब बर्तन को टेढ़ा करके हमने चाय को चाय पत्ती से अलग किया तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. यहाँ वही दिया गया है. इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस यू हैव स्टडीड दैट ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. व्हिच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर? सो हमने जब चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस तो उसमें हमने देखा था कि पानी और तेल ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तेल की एक लेयर बन जाती है ऊपर. सो किस मेथड से आप तेल को पानी से अलग करेंगे? अगेन डिकेंटेशन. जब आप बर्तन को टेढ़ा करेंगे सो जो एक लेयर है वो दूसरे बर्तन में आ जाएगी, है ना. इस तरीके से पानी और ऑयल को हम सेपरेट करेंगे. नाउ दिस बॉय इज सेइंग हियर दैट ओ डिकेंटेशन इज आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस. यहाँ आप देखिए चावल को जब हम धोते हैं बनाने से पहले या दाल को जब हम धोते हैं तो पानी इस तरीके से हम छानते हैं ना बर्तन को टेढ़ा करके. तो ये भी क्या प्रोसेस है? डिकेंटेशन है. इसमें चावल या दाल जो भी हम धो रहे हैं बर्तन के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है. जब हम बर्तन को टेढ़ा करते हैं पानी जो है वो दूसरे बर्तन में चला जाता है, राइट. तो ये क्या प्रोसेस है? इसमें दोनों चीजें हो गई, सेडिमेंटेशन भी जब सेटल डाउन हुई भारी चीज, और डिकेंटेशन भी जब हमने लिक्विड को अलग कर लिया छान के या गिरा के दूसरे बर्तन में. ओके, नाउ लेट्स सी. दादाजी कहते हैं बट आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन माय माउथ बिकॉज डिकेंटेशन डज नॉट कंप्लीटली सेपरेट ऑल द टी लीव्स फ्रॉम द टी. सो दादाजी कहते हैं कि अगर हम डिकेंटेशन से मतलब जब हम बर्तन को टिल्ट करके पानी निकाल रहे हैं सो उससे पूरी तरीके से चाय की पत्तियां नहीं छनती हैं, एक आध पत्ती फिर भी आ जाती है कप में. सो बालन कहता है ओ इट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन. इसका मतलब जो डिकेंटेशन ये प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन का. सो दादाजी कहते हैं यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ. चाय बन गई है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सो मली पिक्स अप द टी स्टेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव इट टू हिज दादाजी. मली ने जो चाय की छन्नी है वो उठाकर अपने दादाजी को दी. फिर दादाजी कहते हैं लेट मी pour the tea through this strainer. You can see all the tea leaves collected in the strainer. लेकिन जब हम चाय की छन्नी से छानते हैं जैसे दादाजी ने चाय को छाना तो सारी चाय की पत्ती स्टेनर के अंदर रह गई, चाय में नहीं गई. So this process of separation tea leaves from tea is called filtration. तो जब हमने छन्नी का यूज करके चाय की पत्ती को चाय से अलग किया तो इस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन बोलते हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर है डिकेंटेशन और फिल्टरेशन में क्या अंतर होता है. डिकेंटेशन में हम बर्तन को टेढ़ा करके लिक्विड को अलग करते हैं जिसमें सेपरेशन सही से नहीं होता, कुछ अंश रह जाते हैं, लेकिन फिल्टरेशन में पूरी तरीके से छन जाती है चीज, है ना. सो बालन आस्क मली इफ ही कुड यूज अ टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर. लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. बालन कहता है क्या जो मडी वाटर है मतलब जो मिट्टी वाला पानी है, गंदा पानी ले लीजिए, क्या उसको हम टी स्टेनर से छान सकते हैं? मतलब छानने के बाद मिट्टी ऊपर रह जाए और पानी नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है. सो दादाजी कहते हैं ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस. मतलब आप पहले चाय की छन्नी से छानिए गंदे पानी को, फिर एक कपड़े का यूज करके तब छानिए, देखिए कोई डिफरेंस होता है क्या, ऐसा दादाजी बच्चों को कहते हैं. तो मली कहता है व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ. जब दादाजी ने कहा कपड़ा यूज करके भी पानी को छानो तो मली कहता है ऐसा क्यों करना चाहिए. सो दादाजी कहते हैं इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द विवन थ्रेड्स. दीज पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर. पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स आल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस. सो जब चाय की छन्नी से आप पानी को छानोगे ना तो चाय की छन्नी में जो पोर्स होते हैं, होल होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू फैब्रिक. कपड़े में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे कि जो गंदगी है वो ऊपर रह जाती है और पानी अच्छे से फिल्टर होके हम छान सकते हैं नीचे, है ना. एंशिएंट टाइम में मतलब पुराने समय में भी यही तरीका लोग यूज करते थे, कपड़े से पानी को छानते थे ताकि जो भी गंदगी है वो हट सके. सो यहाँ लिखा है बट इफ द वाटर इज स्टिल मडी impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. So यहाँ पे लिखा है अगर आप कपड़े से छानते हैं फिर भी अगर उसके अंदर गंदगी रह जाती है, मड रह जाता है, मिट्टी वगैरह रह जाती है तो उसको भी हम छान सकते हैं, इसीलिए फिल्टर पेपर का यूज होता है. ना यहाँ लिखा है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स डू आई नीड टू यूज अ गेट
to get clear water. This girl is wondering कि कितनी लेयर अगर मैं रख दूं कपड़े की तो पानी एकदम साफ छन के आएगा. So यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं. Let us experiment. Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown in figure 9.10. एक फिल्टर पेपर ऐसा आपको लेना है, उसको हाफ फोल्ड करना है, एक और फोल्ड करना है और इस तरीके से कोन बना लेना है. Now you have to place it inside a funnel capped on a conical flask and pour muddy water into it. इस तरीके से आपको इस फनल में रखना है, जो कीप आती है उसमें रखना है उस फिल्टर पेपर को जो आपने अभी फोल्ड किया, और ऊपर फिर मडी वाटर रखेंगे और नीचे छनकर कैसा पानी जाता है वो आप देखेंगे, है ना. Now what do you observe? Do the mud particles pass through the filter paper? क्या जो मड है, कीचड़ है या गंदगी है पानी में, वो फिल्टर पेपर के नीचे चला गया छन के? तो आप पाएंगे कि the water coming from the funnel will be collected in conical flask. जो पानी नीचे इकट्ठा हो रहा है छनने के बाद, you will get mud as a residue on the filter paper and clear water as a filtrate in conical flask. जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है वो बिल्कुल साफ होगा और फिल्टर पेपर पे सारी गंदगी मिट्टी जो भी है वो इकट्ठा हो जाएगी. Okay? Now, other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters. The choice of filter depend upon the size of particles the material to be removed. So जो अभी हमने फिल्टर पेपर से पानी को साफ किया, उसकी जगह पर हम कॉटन, चारकोल, सैंड, जो रेत होती है, इन सब से भी चीजों को साफ कर सकते हैं. कैसे? तो एक एक्टिविटी दी गई है. Let us design and create. Wali goes for a nature walk with her dadi and collects some water from a pond in a container. She observed some unwanted substances in it. Design and create a working model of water filter यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल. अब वली अपनी दादी के साथ गार्डन में घूमने गई आसपास. वहां पे एक तालाब था, वहां से उसने गंदा पानी उठाया. उसने देखा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पानी में नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से पानी गंदा है. तो अब हमें कहा गया है कि एक वाटर फिल्टर हमें लो कॉस्ट मटेरियल को यूज करके क्रिएट करना है. सो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे एक वाटर बॉटल आप ऐसे लेंगे और जहां पर ये रेड मार्क है वहां से ऐसे गोल कट कर लेंगे. ध्यान रखिए अपने हाथ में मत लगा लीजिएगा, चोट है ना. फिर जो इसकी कैप है इसमें आप एक पतला निडल लेके या कैंची से ही एक होल करेंगे. ओके नाउ, तो सबसे पहले आप उसमें कॉटन डालेंगे, फिर चारकोल डालेंगे, चारकोल का पाउडर करके तोड़ के उसको डालेंगे, फिर रेत डालेंगे, फिर उसके बाद जो मोटी रेत होती है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं वो डाल सकते हैं, फिर से एक रेत की लेयर डालेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ डाल देंगे. तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के दिखेगा, है ना. फिर जो कटी हुई बॉटल थी उसमें ऊपर से उल्टा करके इसको ऐसे फिट कर देंगे. अब ऊपर से आप गंदा पानी डालेंगे जो आप साफ करना चाहते हैं. तो आप देखेंगे कि नीचे साफ पानी फिल्टर होकर आ रहा है. इतनी सारी जो लेयर है रेत की, कंकड़ की, इनसे छन कर जब पानी आता है तो इस तरीके से साफ पानी आपको नीचे मिलेगा. सो इसी तरीके से आप भी लो कॉस्ट वाटर फिल्टर बनाने की कोशिश कर सकते हैं. नाउ इफेक्ट इज गिवन हियर. टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ like silk because it could hold the tea leaves and let water pass through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later people started using gauze or muslin. Then eventually they began using filter paper, which is what most tea bags are made of today. So पहले के जो लोग थे वो सिल्क कपड़े का यूज करते थे चाय को छानने के लिए, क्योंकि सिल्क जो होता है वो स्ट्रांग होता है और गर्म चीज उस पर डालने पे वो खराब भी नहीं होता है. बाद में लोगों ने मसलिन का फैब्रिक भी यूज करने लगे, मलमल का जो कपड़ा होता है, और फिर फिल्टर पेपर आने लगे, जो कि आज जो हम टी बैग्स देखते हैं इस तरीके से बहुत सारे इसी के बने होते हैं ना. तो ये फिल्टर पेपर क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं. अब आगे देखते हैं. सो मली एंड वली गो ऑन अ बोट राइड इन अ नियर बाय रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड ओटुकम. ओटुकम इज अ फिशरमैन. ना मली और वली दादाजी और उनके दोस्त ओटुकम जो कि एक फिशरमैन है, मछुआरे हैं, उनके साथ बोट राइड पे जाते हैं. एज दे कास्ट द फिशिंग नेट वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द mesh. Wali recalls the filtration methods she had learned and realized that this method of catching the fish is somewhat similar. मछुआरे जब जाल बिछाते हैं उसके अंदर मछलियां फंस कर आती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ना. सो मछलियां जो फंस रही हैं इसमें से नेट में से क्या हो रहा है, जाल में से पानी तो निकल जाता है, मछलियां रह जाती है ना. सो ये भी तो एक फिल्टरेशन जैसा ही प्रोसेस है ना. Mali is taken aback when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with other fish trapped in the net. मली देखता है और वो शॉक हो जाता है कि जाल में सिर्फ मछलियां ही नहीं हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, टूटी हुई बॉटल्स हैं, एक फिश के मुंह में तो स्ट्रॉ यानी जो पाइप हम पीकर जूस वगैरह फेंक देते हैं ना वो अटका हुआ है, और फूड के रैपर्स हैं जो हम लोग फेंक देते हैं इधर उधर खाकर, है ना. सो हमें ऐसा नहीं करना
चाहिए, ये मछलियों को या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसी बेसिस पे यहाँ एक एक्सरसाइज है, लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यू ऑफ रिवर एंड ओशन पोल्यूशन बाय कंपोजिंग अ पोएम। यहाँ पर एक पोएम क्रिएट करनी है, उसकी कुछ लाइनें हमें दी गई हैं, कुछ ऐड करके पोएम को पूरा करना है और जागरूकता फैलानी है कि हमें ओशन यानी जो समुद्र है या नदियां हैं उसमें हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मछली क्या कह रही है, पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई, कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड ममा फिश हैज टीयर्स। सो यहाँ पर पापा फिश और ममा फिश जो है अपने बच्चे को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके नेक में यानी गर्दन में एक प्लास्टिक का पीस अटक गया है और बहुत पेन हो रहा है। ममा की आंखों में आंसू हैं और पापा फिश जो है वो रो रहे हैं ना। नाउ अब इसमें कुछ लाइंस हम ऐड करते हैं, ट्रैश इन रिवर्स ओशंस डीप मेक्स अस सैड वी कैन नॉट स्लीप। फिश कह रहे हैं कि जो नदियों में ओशंस में ट्रैश है, कचरा है, गहराई तक आ जाता है और जिसकी वजह से हम सैड हैं, हम सो भी नहीं पाते, इससे हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फेंटली हियर्स मदर्स सॉरो। सो कोयलास जो है मतलब जो बेबी फिश है वो सुन रही है कि उसकी मम्मी कितने दुख के साथ कह रही है कि लोगों को पता है कि ये मछलियों को नुकसान पहुंचाएगा, ये हार्मफुल है, फिर भी वो लोग पानी में कचरा फेंकते हैं। नाउ एक लाइन ऐड करते हैं, क्लीन द वाटर मेक इट क्लियर सेव आवर होम्स ब्रिंग अस चेयर। सो मछली कहती है कि पानी को साफ रखिए, इसमें गंदगी मत फैलाइए, हमारे घर को बचाइए। पानी क्या है, मछली का घर है और उनके लिए खुशियां लाइए। सो स्टॉप प्लास्टिक पोल्यूशन एट सोर्स, रिवर्स आर आवर ह्यूज रिसोर्स। सो मछलियां कह रही हैं कि जो आप प्लास्टिक फेंकते हैं जहां भी नदी के आसपास घूमने जाते हैं, समुद्र के आसपास घूमने जाते हैं, वो स्टॉप करिए, रोक दीजिए। और नदियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे हमें पीने का पानी मिलता है, तो उसको प्लीज पोल्यूट मत कीजिए। लास्ट लाइन आई एम एडिंग हियर, स्टॉप द वेस्ट इट्स नॉट टू लेट, टुगेदर वी कैन चेंज आवर फेट। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हमें वेस्ट इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम सब एक साथ मिलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं या रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेफ रख सकते हैं। ओके, सो बहुत ही प्यारी पोयम तैयार हुई है, आप भी इस तरीके से लाइन ऐड करके और क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, अ बोल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन साउर। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ कैन यू यूज इट इन अनदर वे, ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस। आपके घर में एक कटोरी में जो दूध है वो खट्टा हो गया, मतलब खराब हो गया है, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए उसका और क्या यूज कर सकते हैं और कौन से मेथड से आप सेपरेट करेंगे ये भी बताना है। सो देखिए, इफ अ बोल ऑफ मिल्क हैज गॉन साउर इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक पनीर। हम पनीर बना सकते हैं फटे हुए दूध से, और भी चीजें बना सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया पनीर। अब कैसे बनाना है, कैसे सेपरेट करते हैं ये भी बताना है। सो हीट करेंगे हम सार मिल्क को, गर्म करेंगे, उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे या फिर विनेगर ऐड करेंगे और उसको स्टिर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जब तक कि दूध अच्छी तरीके से ना फट जाए, है ना। फिर उसको ऐसे छान लेंगे जिसमें कि जो पनीर वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा और फिर उसको हम ढक के ऐसे भारी चीज से रख देंगे ताकि पूरा पानी स्ट्रेनर से छन जाए, है ना। सो हमने इसमें फिल्टरेशन का प्रोसेस यूज किया है ना, और पनीर को फिर हम प्रेस करके ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ मली एंड वली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब वो लोग अपने दादा दादी के घर से मध्य प्रदेश को जाने लगते हैं। द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश, द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग हॉट। ऑन देयर वे टू मासीज दैट इज मैटरनल आंट्स होम, दे ड्रिंक छाछ दैट इज बटर मिल्क इन द ढाबा रोड साइड ईटरी। जब वो ट्रेन से भोपाल पहुंचे जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से उन्होंने मासी के घर जाने से पहले या रास्ते में उन्होंने छाछ पी ढाबे पर रुककर, है ना। छाछ यानी बटर मिल्क। ना मली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथनी दैट इज चर्नर टू सेपरेट बटर। सो इस तरीके की एक पेंटिंग ढाबे में टंगी हुई थी, तो मली ने शॉपकीपर से
पूछा कि ये क्या है, तो शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि इसमें जो लेडी है वो क्या कर रही है, चर्निंग यानी मथ रही हैं, छाछ बना रही है मथनी का यूज करके, जिसे हम चर्नर भी बोलते हैं, राइट। किस तरीके से बनाते हैं? सो इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि बटर जो होता है वो हल्का होता है तो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है चर्निंग के प्रोसेस से, और बटर मिल्क जो है वो नीचे बच जाता है। देखिए इस प्रोसेस को यूज करके और फिर हम बटर मिल्क बनाते हैं ना, ये मथनी है ना। यहाँ पे कहा गया है कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस व्हिच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क। एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपको बताना है, बिजली से चलने वाला यंत्र जो कि बटर मिल्क बनाने में मथनी का काम करता है या चर्नर का। सो यस, अ ब्लेंडर, एक ब्लेंडर या मिक्सचर ग्राइंडर एक किचन अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और बटर मिल्क बनाने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं ना, उसको चर्नर की जगह इसको यूज करते हैं और बटर मिल्क बनाते हैं। नाउ देयर स्टे एट मासीज प्लेस हैज बिकम enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. Now it is time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे मासी के घर पे, और वो वेट कर रहे थे कि कब वो लोग अपने घर जाएंगे और दोस्तों के साथ सारी मेमोरीज जो भी यादें उनको शेयर करेंगे। अब इसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन, सबसे लास्ट वाली जगह जहाँ जाना है उनको घूमते वक्त, वहां पहुंचते हैं। कहाँ? शिलोंग, ये कैपिटल है मेघालय का, इंडिया के एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्टेट है, वहां पर है ये, राइट। अब देखते हैं वहां क्या होता है। सो ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआ's paternal aunt's house in the Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. While walking, he accidentally drops a few iron nail in the sawdust. So जब वो बुआ के घर पहुंचते हैं शिलोंग में, तो वो देखते हैं कि कारपेंटर यानी बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं वो वुडन डोर बना रहे हैं। काम करते वक्त गलती से जो कील होती है वो नीचे गिर जाती है ना, लकड़ी का कचरा है उसमें कुछ नेल्स यानी कील गिर जाती हैं। नाउ द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल, वो हाथ से बिनने लगता है सभी कील को कारपेंटर। नाउ द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। फिर वो लोग बुआ से एक मैग्नेट मांग कर लाते हैं, चुंबक है ना, और फिर कारपेंटर से कहते हैं कि आप ये जो बुरादा रखा है लकड़ी का, इसमें मैग्नेट को रन कीजिए, घुमाइए चारों तरफ। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज? रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। सो हमने मैग्नेट वाले चैप्टर में देखा था कि मैग्नेट्स जो है वो आयन की बनी हुई चीजों को, लोहे की बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें हमने कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज किया? क्योंकि जो मैग्नेट यूज किया गया उसमें सभी कील चिपक गई। सो द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. Iron is a common example of a magnetic substance. Separation of magnetic and non-magnetic substances by using a magnet is called magnetic separation. So जो चीजें अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ उसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। लोहा एक एग्जाम्पल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसकी कील बनी हुई है। सो ये मेथड जिसमें हम मैग्नेट को यूज करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीजों को अलग करते हैं, इस सेपरेशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, नाउ यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन से रिलेटेड एक फैक्ट है। Nowadays recycler use magnet to separate iron articles from a heap of waste. In many industries the waste material often contains scrap iron. This is separated from heap of waste material using magnet fitted to a crane. The scrap iron can be recycled and reused. इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कचरा निकलता है, आप इमेज में देख सकते हैं। सो उसमें आयरन के लोहे के कुछ टुकड़े भी रह जाते हैं स्क्रैप के, खराब है ना। सो क्रेन की मदद से उसमें बड़े बड़े मैग्नेट फिट होते हैं और सारा जो आयरन का चीज है वो लिफ्ट कर लिया जाता है और उसको सेपरेट कर लिया जाता है, जिसको हम रीयूज बाद में भी यूज कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक सेपरेशन इन कामों के लिए भी यूज होता है। नाउ मली एंड वली हैड डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विद फन विद अ एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर देम। अब उनकी भारत की जो यात्रा थी, इंडिया के बहुत डिफरेंट पार्ट में जो घूम रहे थे, वो खत्म हुई और साथ ही उनके साथ थी बहुत सारी मेमोरीज। दे नॉट ओनली एंजॉयड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। उन्हें सिर्फ इंजॉय ही नहीं किया बल्कि उनको बहुत सारा ज्ञान भी मिला कि कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस प्ले। हमें ये जो चीजें दी गई हैं, 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको अलग अलग सेपरेट स्लिप में आपको लिख लेना है। फिर यहाँ 2 बास्केट्स दिए गए हैं, अब दोनों में आपको अलग अलग पुट करना है कि कौन सी चीज किस में आएगी, है ना। सो पहला है थिंक एंड स्टार्ट। पहले बास्केट में लिखा है टू रिमूव
एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल। हमें इन सभी में से जो 10 पॉइंट दिए गए हैं ना, एक चीज हटानी है जो यूजफुल नहीं है, और दूसरे में हमें सेपरेट करनी है 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, जो हमारे काम की है उनको अलग करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमने सेपरेट करने के तरीके को विचारना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 10 पॉइंट है कि हमें स्टोन्स अलग करने हैं दाल में से, कर्ड को चर्न करना है बटर बनाने के लिए, फिर ग्रीन चिलीज को अलग करना है दलिया में से या पोहा में से, फिर सीड्स हमें वाटरमेलन में से, तरबूजे में से जो तरबूज में जो बीज होते हैं उनको अलग करना है, जैसे अभी कील गिर गई थी बुरादे में लकड़ी के उसको अलग करना है, या फिर मैरीगोल्ड फ्लावर अलग करना है फूलों के ढेर में से, फिर हमें पत्थर अलग करने हैं रेत में से, फिर कोकोनट के पीसेस हमें अलग करने हैं राइस फ्लावर में से, ऑयल को अलग करना है पानी से, फिर सॉल्ट को अलग करना है सॉल्ट सोल्यूशन से, जो कि अभी हमने पढ़े। तो ये 10 पॉइंट में हम कैसे करेंगे, तो पहला बास्केट देख लेते हैं। जो यूजफुल कंपोनेंट नहीं है उनको अलग करना है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, दाल में से हम स्टोन को रिमूव कर देंगे, स्टोन हमारे काम का नहीं है। फिर सैंड में से हम पेबल्स यानी कंकड़ को हटा देंगे, कंकड़ काम का नहीं है, रेत तो हम यूज कर सकते हैं ना। फिर कोकोनट पीसेस मिल गए हैं राइस फ्लावर में, तो कोकोनट पीस को हटा देंगे है ना, क्योंकि जो चावल का आटा है वो हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑयल को अलग कर देंगे पानी में से, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। हम बटर और बटर मिल्क दोनों यूजफुल है, दोनों को अलग कर लेंगे। फिर टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा, इसमें ग्रीन चिली बोथ यूजफुल फॉर कुकिंग। फिर तरबूजे में से हम सीड अलग कर देंगे, ये हमें प्लांट करने में, बीज को हम दोबारा से रोप सकते हैं, पौधा बना सकते हैं, इसमें काम आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चर्निंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दही को मथ के और बटर या छाछ बनाते हैं। डिकेंटेशन जब हम टिल्ट करके बर्तन को लिक्विड अलग करते हैं सॉलिड पार्टिकल से। फिर इवेपोरेशन मतलब भाप बनना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिक्विड जो है वेपर बन जाता है। फिल्टरेशन छानने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फिल्टरेशन कहते हैं। हैंड पिकिंग, जब किसी भी मिक्सचर को जब हम हाथ से अलग करते हैं चुन के, तो उसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेट का यूज करके चीजों को अलग करना। फिर मिक्सचर मतलब जिसमें सब्सटेंसेस 2 या 2 से ज्यादा हो। सेडिमेंटेशन मतलब जब हम सेटल डाउन होने के लिए बिना डिस्टर्ब किए बर्तन को छोड़ देते हैं तो उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग मतलब होता है सीव यानी छन्नी का यूज करके बड़े और छोटे पार्टिकल्स को अलग अलग करना। फिर थ्रेशिंग मतलब हमने देखा था कि पौधों से अनाज के दानों को अलग करना हो गया थ्रेशिंग। फिर विनोइंग में हमने देखा था कि हवा को ब्लो करके जो अनाज की छिलके हैं, हस्क है, उसको अलग करना। फिर क्रिएट या डिजाइन मतलब होता है कुछ नई चीज बनाना, डिजाइन करना, उसको आकार देना। एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर मतलब होता है कुछ टेस्ट करना, कुछ चीजें जानकारी पाने के लिए, है ना। इन्फर मतलब होता है कि कोई ओपिनियन और डिसाइड कर लेना कोई चीज की सही है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। और ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यान से समझना या देखना। अब इस चैप्टर की जो समरी बुक में दी गई है वो देख लेते हैं। सो हैंड पिकिंग क्या है, सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम अ मिक्सचर। देन प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग क्या है, जिसमें कि सेपरेट कर देते हैं लाइटर हस्क, जो अनाज के छिलके हैं उसको हम ग्रेन से अलग कर देते हैं विंड की मदद से, तो हम विनोइंग बोलते हैं। फिर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग क्या है, छन्नी की मदद से साइज के आकार पर जो बड़ी छोटी चीजें उनको हम छान लेते हैं, अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। अगर सॉलिड, जैसे हमने नमक देखा था कि पानी में हम डिसॉल्व कर देते हैं, तो इवेपोरेशन की मदद से हम फिर से सॉलिड फॉर्म में नमक को यानी सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, जब हेवियर चीज इनसॉल्युबल कंपोनेंट बॉटम में सेटल हो जाता है तो सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब पानी को, लिक्विड को हम टिल्ट करके बर्तन से अलग कर लेते हैं, टिल्ट मतलब टेढ़ा करना, झुकाना, तो उसे हम डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्टरेशन में हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को, जैसे चाय पत्ती चाय में से, है ना। चर्निंग होता है कि बटर, जब मक्खन निकालते हैं हम दही से, है ना, बिलोते हैं उसे, तो उसे हम चर्निंग बोलते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो ये समरी थी। नाउ एक गेम दिया हुआ है वाइज फिश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 टैंक दिए गए हैं, एक में रेड कार्डबोर्ड फिश है और दूसरे में ये दी गई है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे सेपरेशन के लिए या किस चीज से रिलेटेड है। सो आपको कैसे करना है देखिए। तो यहाँ पर ऐसे 2 टैंक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रेड वाली फिशेस को टैंक 1 में से चुनना है और ये टैंक 2 में से आपको बताना है कि किस प्रोसेस को दिखाती है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी। जैसे फिल्टरेशन, ये छानने के लिए यूज होता है, सो ये यहाँ पर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को जब हम फिल्टर करते हैं तब यूज होता है। फिर डिकेंटेशन, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, है ना, जब ऑयल को पानी से टेढ़ा करके टिल्ट करके बर्तन को अलग करते हैं उसे डिकेंटेशन कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब जब वाटर वेपर को दोबारा से, भाप को हम फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैंने चैप्टर में समझा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग। हाथ से चुनकर जब हम लार्ज पार्टिकल को अलग करते हैं तो उसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। चर्निंग यानी जब हम दही से मक्खन या छाछ को अलग करते हैं तो चर्निंग होता है। इवेपोरेशन, जब सॉल्ट को हम सी वाटर से अलग करते हैं। देन विनोइंग, जब हम लाइटर मिक्सचर को सेपरेट करते हैं हवा की मदद से। देन सेडिमेंटेशन, हैवियर पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। देन सीविंग क्या होता है, डिफरेंस इन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम छान लेते हैं। देन थ्रेशिंग क्या होता है, जो अनाज के पौधे हैं उनको हम बीट करते हैं ताकि उससे गेहूं या अनाज अलग हो सके। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन से नॉन मैग्नेटिक है, उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच।